हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग विज्ञान विषय को पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोगों ने वर्गीकरण के बारे में पढ़ा, जीवों के, जिसमें जंतुओं के वर्गीकरण का पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे किसका वर्गीकरण? पौधों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, यानी वर्गीकरण का जनक। तो लिख लीजिए, वर्गीकरण का जनक, वर्गीकरण का जनक कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। ये हो गए वर्गीकरण के जनक। और फिर वनस्पति का जनक लिखते चलिएगा ऐसे। वनस्पति का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। देखो, हम लोग वर्गीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं, पौधों के वर्गीकरण का आज अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हमने देखा कि वर्गीकरण का जनक किसे कहते हैं, कैरोलस लिनियस को। और फिर वनस्पति का जनक किसे कहते हैं, थियोफ्रेस्टस को। अब चलते हैं, देखते हैं कितने वर्गों में पौधों को बांटा गया है। तो हेडिंग डालिएगा, पौधों का वर्गीकरण। पौधों का वर्गीकरण। देखो, पौधों को कितने वर्गों में बांटा गया, कैसे, किस आधार पर बांटा गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उनके क्या कहते हैं कि पुष्प के आधार पर। किसके आधार पर? पुष्प के आधार पर। पुष्प के आधार पर। और फिर दूसरा, उनके आकार के आधार पर। आकार के आधार पर। फिर तीसरा, आयु के आधार पर। देखो, किसी भी वस्तु का वर्गीकरण अगर करना होता है तो उसका हम क्या लेते हैं, कोई ना कोई एक आधार लेते हैं। तो हमने सबसे पहले देखा है पौधों के वर्गीकरण को। सबसे पहले हम उसका आधार क्या लेंगे, पुष्प का। फिर दूसरा, आकार उसका क्या होता है। फिर उसकी आयु कैसी होती है, मतलब किस किस आयु के पौधों को किन किन वर्गों में रखा गया है। जैसे आयु में हो गया 1 वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय। आकार में देखते हैं शाक, झाड़ी, वृक्ष। और पुष्प में पुष्पी पौधे और अपुष्पी पौधे। इन सब का हम अध्ययन करते हैं। तो इसको नोट करते चलो, सब लोग इसको नोट करते चलिए। तो हम लोगों ने देखा कि पौधों का वर्गीकरण पुष्प के आकार पर, आधार पर, आकार के आधार पर, आयु के आधार पर। तो देखते हैं पुष्प के आधार पर क्या होता है। तो सबसे पहले पुष्प के आधार पर देखो, पुष्प के आधार पर लिखते चलिएगा। पुष्प के आधार पर देखो, पौधों किस में बांटा गया है। एक तरफ, इस तरफ लिख लीजिए, यहां लिखो पुष्पी पौधे, पुष्पी पौधे। और इधर लिखो अपुष्पी पौधे, अपुष्पी पौधे। अब देखो, पहला हो गया ये। दूसरा, पुष्पी पौधे क्या होते हैं, इसमें जड़, तना, शाखा, पत्ती, फूल, फल सब लगते हैं। पुष्पी पौधों में क्या होते हैं, जड़, तना, शाखा, पत्ती, फूल, फल सब लगते हैं। इसमें क्या होता है, पुष्प लगते हैं, पुष्प और फल लगते हैं। यानी ये क्या होते हैं, ये पूर्ण विकसित होते हैं। ये पूर्ण विकसित होते हैं।
अच्छा देखो, जैसे जैसे कौन कौन से लिख लो, सूरजमुखी, आम, सरसों, महुआ आदि, इतना लिख सकते हो। अपुष्पी पौधे, इनमें क्या होता है, इनमें पुष्प नहीं लगते हैं। अपुष्पी पौधों में क्या होता है, इसमें पुष्प नहीं लगते हैं। देखो, इनमें पुष्प कभी नहीं लगते हैं, इनमें पुष्प कभी नहीं लगते हैं। अब सोचो, जब पुष्प नहीं लगते हैं तो इनका कैसे जनन होगा, इनका कैसे अस्तित्व बना रहेगा। इनका जनन और अस्तित्व बनाए रखने के लिए इनको क्या करना होता है, इनमें बीजाणु का निर्माण होता है। बीजाणु धानियां जो होती हैं उसमें बीजाणु का निर्माण करती हैं, यानी जो स्पोर फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, स्पोर का निर्माण होता है। इसमें छोटे छोटे बीजाणु रहते हैं, छोटे छोटे बीज जैसी स्ट्रक्चर होती है। और फिर देखो, इनमें एक और खासियत है, फल भी नहीं लगता है। किसमें, अपुष्पी पौधों में। अपुष्पी पौधों में फल नहीं लगता है। जैसे देखो कौन कौन से आते हैं, शैवाल हो गया, कवक हो गया, शैवाल, कवक, मॉस और फर्न। फर्न देखो, ये सब क्या है, अपुष्पी पौधे हैं। कवक देखो, इस समय बारिश का सीजन है, जहाँ सड़े गले जगह होगा, लकड़ियाँ होंगी, गोबर होंगी, वहां पर देखोगे सफेद सफेद, इसको लोग बोलते हैं कुकुरमुत्ता जैसा। या रोटी वोटी देखो बारिश में फफूंद उस पर लग जाती है, उसमें क्या कहते हैं, फूल नहीं लगते हैं, यानी उसमें पत्तियां नहीं होती। पत्तियां जिसमें होती हैं, जैसे क्लोरोफिल होता है, हरी होती है ना पत्तियां, तो इसलिए वे फोटोसिंथेसिस का भी कार्य नहीं कर पाते हैं, प्रकाश संश्लेषण का भी कार्य नहीं करते हैं। कौन से, अपुष्पी पौधे। अपुष्पी पौधे में कुछ होते हैं, करते हैं, और कुछ नहीं करते हैं। जैसे शैवाल हो गया, करेगा, लेकिन एक कवक जो है वह नहीं कर पाता है। मॉस, फर्न है, ये सब कर लेते हैं, लेकिन जो है कवक फोटोसिंथेसिस क्रिया नहीं कर पाता है। होता है दोनों में, पुष्पी पौधों में भी होगा, अपुष्पी पौधों में, लेकिन कुछ गुण जो होते हैं अपुष्पी पौधों में क्या होता है, वे उपस्थित नहीं होते हैं। ठीक है, आते हैं अब हम लोग आकार के आधार पर देखते हैं। आकार के आधार पर लिखो, आकार के आधार पर पौधे। देखो, आकार के आधार पर पौधे जैसे होते हैं, सबसे पहले देखो, शाख, झाड़ी और ये वृक्ष। अच्छा, शाख, शाख से आपको क्या समझ में आ रहा है, शाख का अर्थ होता है जो मुलायम हो, कोमल हो, कमजोर हो। नहीं, जैसे घर पे पालक खाते हो, क्या है, शाख है। बथुआ खाते हो, शाख है। चना मटर खाते हो, ये भी शाख है। देखो, घर पे लोग खेतों से उसको, उसकी पत्तियों को लाते हैं, उसका साग बनाते हैं। ये सब क्या होते हैं, शाकीय पौधे जो होते हैं 1 मीटर से कम लंबे होते हैं। ये 1 मीटर से कम लंबाई के होंगे, कम लंबाई के होते हैं। फिर यहां लिख लो, एक कमजोर, मुलायम, होते हैं, जैसे पालक, मटर, देखते होंगे ना, साग खाए होंगे आप लोग ना, मक्का आदि आदि लिख लो। और फिर अब देखो, झाड़ी, ये क्या होते हैं, 1 से 3 मीटर तक लंबे होते हैं। ये 1 से 3 मीटर तक लंबे होते हैं।
इनमें शाखाएं जो होती हैं क्या होती हैं, अधिक होती हैं। इनमें शाखाएं अधिक होती हैं। और फिर देखो ये मजबूत होते हैं। क्या होते हैं? मजबूत तथा कठोर होते हैं। क्या होंगे? कठोर होते हैं। कौन से? जो झाड़ियां होती हैं। अभी और लिख लो आगे। जैसे, यहाँ लिख लो, जैसे गुड़हल, करौंदा आदि झाड़ियां हो गई। इतना ही हो गया ना कि शाक क्या होते हैं, कमजोर होंगे, कोमल होंगे, मुलायम होंगे, इनकी लंबाई बहुत छोटी होती है। देखो पालक वालक कितने लंबे होते हैं, इतने बड़े बड़े होते हैं, इतने उनकी कटाई हो जाती है। करेमुआ खाए हो? करेमुआ भी शाक है, मुलायम होता है। पत्ती निकलती है उसकी। और मटर, चना देखो घर में, सरसों, वो भी शाक है। तो आगे अब लिखते हैं वृक्ष। वृक्ष देखो क्या होते हैं। तीसरी जो है वृक्ष, तो ये 3 मीटर से अधिक लंबे, कठोर, काष्ठीय तथा मजबूत होते हैं। वृक्ष जो होंगे क्या होंगे? ये काफी लंबे होते हैं, मजबूत होते हैं, मोटे होते हैं, इनमें लकड़ियां होती हैं, काष्ठ, इसको काष्ठ बोलते हैं। इसका प्रयोग क्या करते हैं? कुर्सी बनाने के लिए, मेज बनाने के लिए, दरवाजे बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इसी वृक्ष का। जैसे अपने घर के पास देखो, नीम, महुआ, महुआ और शीशम, कटहल, ये सब जो हैं वृक्ष हैं। क्या है? सब वृक्ष हैं। क्यों वृक्ष हैं? क्योंकि ये बहुत बड़े विशालकाय हैं। बरगद का देखते होंगे, बरगद बहुत विशालकाय होता है। हम लिख दे रहे हैं यहाँ, बरगद, पीपल, ये सब वृक्ष हैं। अच्छा, वृक्ष होने का फायदा क्या है? इनके जो भाग होते हैं, इनकी जो टहनियाँ होती हैं, इनमें जो शाखाएं होती हैं, उसका प्रयोग कर लेते हैं किसमें? कुर्सी बनाने के लिए, मेज बनाने के लिए, दरवाजे बनाने के लिए, कागज भी बनाया जाता है इन्हीं से। बताओ कौन से वृक्ष के कागज बनाया जाता है? और इनके वृक्ष के भाग से माचिस की तीलियां भी बनाई जाती हैं। ठीक है, तो ये सब बहुत उपयोगी होते हैं। कौन से? वृक्ष। साग क्या होता है? साग भी हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। इसका प्रयोग हम लोग भोजन के रूप में करते हैं। करते हो ना? पालक खाते हो तो उससे बॉडी को क्या मिलता है? आयरन मिलता है, विटामिन, प्रोटीन मिलते हैं। ये सब चीजें क्या करते हैं? हमारे शरीर के लिए पोषण का भी कार्य करते हैं। और जो ये हैं वृक्ष, क्या है? हमको सुख सुविधाएं देती हैं। जैसे हमको बेड अच्छे से बनवाना है, इसी वृक्ष के लकड़ी से बनाते हो। कुर्सी अच्छी चाहिए, इसी वृक्ष के लकड़ी से बनता है। पहले के समय में लोग देखो इसी वृक्ष के पेड़ जो शाखाओं से या इसके जो तने से पुल भी बनाते थे। आज रेल में जो ट्रेनों में देखते थे आप, उसके अंदर देखते थे जो सीट बनती थी, इसी वृक्ष के ही भाग से बनता था। अब देखते हैं हम लोग आयु के आधार पर पौधे। चलो देखो, लिखो आयु के आधार पर। आयु के आधार पर पौधे। देखो आयु के आधार पर पौधों को सबसे पहले किसमें बांटा गया है? 1 वर्षीय और 2 वर्षीय
और देखो बहुवर्षीय। बहुवर्षीय एक वर्षीय पौधे जो होते हैं उनका जीवन काल 1 वर्ष तक होता है या कुछ महीनों तक होता है। उनमें जीवन के सभी कार्य जो है संपन्न हो जाते हैं 1-2 महीने या 1 वर्ष के भीतर। ठीक है, जैसे उसमें फूल लग जाएंगे, फल लग जाएंगे, बीज बन जाएंगे उसमें कितने दिन में? 1 ही वर्ष के अंदर। 1 ही वर्ष के अंदर क्या होता है, इसमें सब कुछ हो जाता है। जैसे 1 वर्षीय पौधों में कौन कौन सा आ जाता है, जैसे हम देख लेते हैं, देख लो यहाँ हम लिख दे रहे हैं, गेहूं, मटर, चना, ज्वार, बाजरा, ये सब क्या है? धान, मक्का। अब 1 वर्षीय का मतलब ये मत समझ लीजिए कि पूरा 1 ही वर्ष लगेगा, उसमें महीने भी हो सकते हैं, 4-5 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने का आते हैं। द्विवर्षीय में क्या होते हैं? द्विवर्षीय में क्या होता है, इनका जो होता है पूरा कार्यकाल जो होता है 2 वर्ष में कंप्लीट हो जाता है। जैसे केला, इनमें 2 वर्ष के भीतर फल लग जाएंगे, फूल लग जाएंगे। ठीक है, और बहुवर्षीय में क्या होता है, इनमें जैसे 1 वर्ष भी लग सकता है, 2 वर्ष भी लग सकता है, 4-5 वर्ष भी लग सकता है। जैसे हो गया, आप देखिए गुलाब, गुलाब कई वर्षों तक रहता है ना। आम, महुआ, तो ये सब हैं, ये सब कैसे पौधे हैं? बहुवर्षीय। और इसके पहले हमने देखा द्विवर्षीय पौधे, 1 वर्षीय पौधे। अब ध्यान सुनना, 1 वर्षीय पौधे क्या होते हैं? उनमें फल, फूल, शाखाएं, बीज आदि का निर्माण कितने समय में हो जाएगा? 1 वर्ष या 1 वर्ष से कम में ही हो जाएगा। कब हो जाएगा? 2 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं, या 1 वर्ष भी लग सकते हैं। लेकिन उसी के समय के भीतर, उसी टाइम पीरियड के भीतर क्या होंगे? वे नष्ट भी हो जाते हैं। गेहूं देखो, अगर 2-3 महीने का पौधा है, उसको क्या करते हैं, 3 से 4 महीने भी हो जाते हैं। उसको जब उगता है, जब पक जाता है तो अपने आप क्या होता है, सूखने लगता है। देखे होंगे ना, चना है वो भी कुछ दिन बाद क्या होता है, सूखने लगता है। मटर देखो, वो भी कुछ सूखने लगता है। अच्छा, आते हैं द्विवर्षीय केला, इनमें क्या होता है? इनमें फल, फूल, पुष्पन की क्रिया, पुष्पन की क्रिया का अर्थ होता है पुष्प का लगना। कितने वर्ष के भीतर हो जाएगा? 2 वर्षों के भीतर ही पूरा हो जाता है। आते हैं बहुवर्षीय पौधे, क्या होते हैं? ये ऐसे पौधे होते हैं जिनका विकास होने में, यानी इनका ग्रोथ होने में कई वर्ष लग जाते हैं। इनमें पुष्प भी लगेंगे तो कई वर्षों के भीतर लगते हैं, 1 ही वर्ष में इनका कार्य कंप्लीट नहीं होता। तो हम बता सकते हैं बहुवर्षीय पौधे कैसे होते हैं। इनमें पुष्प, फल, सब कुछ जो होता है कई वर्षों में संपन्न होता है। जनन की क्रिया भी इसमें होगी, कई वर्षों में संपन्न होती है। ठीक है, तो इस तरह। अच्छा, बहुवर्षीय पौधों की विशेषताएं क्या होती हैं? ये मजबूत होते हैं, कठोर होते हैं और आकर्षक भी होते हैं। और इनका आकार जो देखो शंक्वाकार भी होता है। देखो हम इसे बता दे रहे हैं, थोड़ी देर के लिए हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब देखिए, देखो जैसे ऐसे मान लो है, तो यहाँ ऐसे ऐसे है ना, ऐसे ऐसे वृक्ष होते हैं, शंक्वाकार होंगे। कैसे होंगे? अब ऐसे ये बहुवर्षीय पौधे हो गए, ये शंक्वाकार भी होंगे, छतरीनुमा भी होंगे, कई प्रकार के हो जाते हैं बहुवर्षीय पौधे। देखिए आप अशोक का वृक्ष देखो कैसा होता है, इसे कोन शेप होता है, ऐसे बना रहता है। बरगद के वृक्ष देखो, इसे खूब बढ़िया से चौड़ा रहता है, चारों तरफ खूब फैला रहता है, छायादार होता है ना। तो इस तरह हम लोगों ने आज क्या देखा? पौधों का वर्गीकरण देखा। अगली बार, अगली कक्षा में हम लोग क्या पढ़ेंगे? जड़। जड़ क्या होते हैं? रूट। रूट यानी इसके कार्य क्या होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, इसका हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, कक्षा में बने रहने के लिए कक्षा को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, और समय से प्रतिदिन क्लास को देखो, और एकदम निःशुल्क है, किसी तरह शुल्क नहीं लगना, आराम से पढ़ते रहो। ठीक बच्चों, और फिर हम अगली कक्षा में फिर मिलते हैं। क्या लेकर मिलेंगे अगली कक्षा में? कौन सा टॉपिक हमारा रहेगा? जड़। जड़ एवं जड़ के
प्रकार। तो फिर अगली कक्षा में मिलते हैं।